Hello students, this is Ravinder Sehrawat and now we are going to discuss the stages in the formation of joint stock company. If any person wants to form a joint stock company, then he or she need to undergo the various stages in the formation of joint stock company. Mainly there are three stages in the formation of company. First one is promotion, and then the second one is incorporation means registration of the company, and the last but not the least, because ये जो थर्ड स्टेज है दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसके बाद आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. बट मेनली वी हैव टू डिस्कस द थ्री स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज प्रमोशन. व्हाट डू मीन बाय प्रमोशन? देखो, प्रमोशन मीन्स द कंसेप्शन ऑफ बिजनेस आइडिया. प्रमोशन मीन्स द कंसेप्शन ऑफ business idea. Conception means generation of business idea in our mind and working on that business idea to get the company formed. यानी कि जो अपॉर्चुनिटी से प्रेरित होकर, जिस अपॉर्चुनिटी से एनकरेज होकर हमने कोई भी प्लानिंग की है, कोई भी आइडिया कंसीव किया है अपने माइंड पे, तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, उस पर काम करना और फाइनली कंपनी को फॉर्म कर देना प्रमोशन है. तो इन प्रमोशन ए पर्सन नीड्स टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू गेट दैट प्लान इनटू एक्शन. हमने कोई भी बिजनेस आइडिया सोचा, उसको अमल में लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड रिसोर्सेज. तो प्लानिंग से लेकर रिसोर्सेज अरेंज करने से लेकर और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना ही प्रमोशन है. जो भी ये सारे फंक्शंस होते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पर्सन इनको परफॉर्म करता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उस पर्सन को बोलते हैं प्रमोटर. यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ए पर्सन नीड टू टेक वेरियस स्टेप्स, he need to undergo the various procedures, he need to form or prepare the various documents, so that person is known as promoter. promoter वही person होता है जो प्रमोशन की स्टेज में, यानी कि कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो भी सारे काम करता है, उसको कौन बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं प्रमोटर. प्रमोटर में भी इंडिविजुअल, कोई अकेला व्यक्ति भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है, एंड इट कैन बी ए इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, कोई संस्था भी हो सकती है. तो प्रमोशन स्टेज में जो प्रमोटर होता है उसको ना बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है. तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ प्रमोशन, उसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. प्रमोशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो उन स्टेप्स को हम प्रमोटर के फंक्शन भी कह सकते हैं. तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर के फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो प्रमोटर के वही सारे फंक्शंस हैं जो प्रमोशन के प्रोसेस में सारे स्टेप्स हैं. यानी कि स्टेप्स या एक्टिविटीज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन और द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर आर वन एंड द सेम थिंग. जो हमारा फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ प्रमोटर या स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन, उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया या अपॉर्चुनिटी. हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस वी शुड स्टार्ट. We should start a new business or to grow or expand the existing business. That decision is known as identification of business opportunity or business plan or business idea. Business idea जो होती है या जो opportunity होती है, वो हमारे business environment को हम read करने के बाद ही जो है, या स्कैन करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, या उसका एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि दैट बिजनेस वी विल स्टार्ट. अभी हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा. तो ये सारी जो कलेक्शन एंड द एनालिसिस, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, इन सब पर बेस्ड होता है कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है. तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सेकेंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो भी हमारे माइंड में आइडिया आ रहा है वो कितना फिजिबल है. ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप में उसकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ करते हैं. फिजिबिलिटी स्टडीज़ में मतलब ये है कि जो बिजनेस आइडिया हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिस टाइप का हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
क्या वो पॉसिबल है? द रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म सच बिजनेस आर अवेलेबल इन आर कंट्री और वी नीड टू इम्पोर्ट देम फ्रॉम सम अनदर कंट्री, या फिर द टेक्निक विच इज रिक्वायर्ड टू form such business or to start such business, does we have such technology or techniques? इसके साथ साथ फाइनेंस यानी कि पैसे की भी ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो पैसे की ज़रूरत होती है। इफ़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑन लार्ज स्केल, नेचुरली वी रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स विच आर नॉट इजीली बी अवेलेबल, हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ facts, various kind of factors on which the feasibility of that business idea depends। किन किन चीज़ों पर हमारा बिजनेस आइडिया निर्भर करता है वो बहुत सारी होती हैं, तो उनमें मेनली हमारे 3 आते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी में 3 तरीके की स्टडीज आती हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइनेंस का ही लेते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी नीड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंस, एंड इफ दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज इजीली अवेलेबल, अगर हमारे पास इजीली अवेलेबल है देन इट इज फाइनेंशियली फीजिबल, यानी कि फाइनेंशियली तो हम उसको कर सकते हैं। फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ हमारे बजट में होना, एक्सेसिबल होना, कि हम उसको कर सकते हैं या नहीं। अगर हम उस काम को कर सकते हैं तो फीजिबल, नहीं कर सकते तो नॉन फिजिबल। ठीक है, जैसे इसका मैं फिजिबिलिटी का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है, हमारा बजट इतना है, सपोज करो ये बजट लाइन है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, किसी बंदे की सैलरी है, ठीक है, पर मंथ रुपीज़ 10,000, ठीक है, और अगर उसका एक महीने का खर्चा रुपीज़ 10,500 भी है तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियली नॉन फीजिबल, उसके बजट से बाहर है। ठीक है बेटा, और 10,000 या उससे नीचे वाले जो होंगे वो क्या होंगे? फीजिबल होंगे। तो फीजिबिलिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि फाइनेंशियल फीजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम जो भी फाइनेंस हमें रिक्वायर्ड होगा, इफ वी पोजेस सच अमाउंट ऑफ मनी, और इफ वी विल बी एबल टू अरेंज सच अमाउंट ऑफ मनी, या तो हमारे जेब में होना चाहिए या फिर हम कहीं से अरेंज कर लेंगे उतना पैसा, तो फाइनेंशियली फीजिबल है, अदरवाइज सब गोलमाल है। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के बाद आता है टेक्निकल फीजिबिलिटी। टेक्निकल फीजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि हमने फाइनेंस तो हमारे पास है और हम उस बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट द टेक्निक और द टेक्नोलॉजी विच विल बी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट सच बिजनेस, इफ इट इज नॉट विद अस, और इफ वी कैन नॉट अफोर्ड सच टेक्नोलॉजी, और इफ वी कैन नॉट एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजी, देन सच बिजनेस आइडिया विल नॉट बी टेक्निकली फिजिबल। टेक्निकली वो फिजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो के आने से पहले हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी मेट्रो चलाने की, तो हमें उस टेक्निक का पता ही नहीं था, तो हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली नॉन फिजिबल था। लेकिन जैसे वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, वी हैव स्टार्टेड द मेट्रो इन इंडिया। तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल। एक होता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखो हमारे पास फाइनेंस भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा अरेंज हो जाएगा, नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी अगर हमारे पास नहीं है वो भी हम अरेंज कर लेंगे एनी हाउ, ठीक है, बट हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे क्या? भाई हम कोई भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं है? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता वो इकोनॉमिकली नॉन फिजिबल होता है कि प्रॉफिट ही नहीं है, क्या करेंगे। और जिसमें प्रॉफिट हो जाए, जिसमें कुछ बचे, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली फिजिबल। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसमें? फिजिबिलिटी स्टडी में। नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी कि हमने बिजनेस आइडिया जनरेट कर लिया, ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना, क्या वो बिजनेस आइडिया पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी स्टडी, ये सब कर लिया, चलो अब बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बिजनेस का नाम क्या रखेंगे?
ठीक है, बिजनेस का नाम क्या रखेंगे। तो एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो एक अथॉरिटी होती है जो कंपनी को रजिस्टर्ड करती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन उसी के हाथ होता है। जैसे अगर मान लो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो जो रोड टैक्स ऑफिस होता है, आरटीओ जिसे बोलते हैं, वहाँ से आपको लाइसेंस मिलता है। वैसे ही कंपनी को भी अगर हमें रजिस्टर करवाना है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना है या फिर हमें उससे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना है तो वो हमें आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लेना होता है। वो हर स्टेट के लिए एक ही होता है, हरियाणा के पूरे एक ही आरओसी है। तो जो वो आरओसी होता है उसके पास हमें प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर भेजना होता है कि हम ये कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारी कंपनी का नाम ये होगा। तो उसमें हम एक नाम नहीं देते, उसमें हम 2-3 नाम देते हैं। वो भी आप कह सकते हैं कि प्रेफरेंस के बेसिस पर, कि पहली प्रेफरेंस हम इसे देंगे, दूसरी इसको, तीसरी इसको। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होगा, देखो हज़ारों कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं एक स्टेट के अंदर, तो जो भी हमारी कंपनी का नाम होगा इट मस्ट नॉट बी आइडेंटिकल विद सम एग्जिस्टिंग वन। जो कंपनी ऑलरेडी इन ऑपरेशन है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, उसके नाम से हमारा नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। हमारी कंपनी का नाम उस कंपनी के नाम से अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए हम 2-3 नाम उनको देते हैं प्रेफरेंस के बेसिस पर। तो वो जो फॉर्मेट हमने तैयार करके आरओसी को दिया, आरओसी क्रॉस चेक करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्रॉस चेक करते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है कंपनी के नाम की। तो वहाँ से अगर वो नाम जो हमने उनको दिया है मैच नहीं करता है किसी दूसरी कंपनी से, तो वो नाम हमें मिल जाता है। एक लेटर ऑफ अप्रूवल हमें आरओसी इशू कर देते हैं कि आप ये नाम जो है यूज़ कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है बच्चे। इसके बाद आता है फिक्सिंग ऑफ द सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, वो एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, उसके बिना कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट को हम इस तरीके से कह सकते हैं, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन क्लास 11th यू मस्ट बी पास्ड इन क्लास 12th। हाउएवर प्रोविजनल बेसिस पर हम ले लेंगे एडमिशन 11th में, प्रोविजनल बेसिस पर कि अभी रिजल्ट नहीं आया जी, हम 11th की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो जब रिजल्ट आ जाएगा जब हम अपने सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट करवा देंगे। लेकिन हाउएवर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी स्टूडेंट के नंबर कम रह जाएं या उसकी री वगैरह या फेल हो जाए तो फिर वो एडमिशन 11th का कैंसिल हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जब तक हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाएंगे कंपनी को बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है। और उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिस पे आपकी मार्कशीट जो होती है उस पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो होता है या जो CBSE का सेक्रेटरी है उसके साइन होने ज़रूरी है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होती। वैसे ही उस मेमोरेंडम पर भी कुछ लोगों के साइन होने चाहिए। ठीक है। तो प्रमोटर जो है वो उन लोगों को तैयार करता है, उन लोगों से एक रिटन कंसेंट भी लेता है जो लोग इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। तो अभी आप इतना समझ लो, इस डॉक्यूमेंट को बनाना ज़रूरी होता है, इस पर कुछ लोगों के साइन भी करवाने होते हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए। तो ये जो सिग्नेचरीज होते हैं जो इस पर साइन करते हैं, ये रिटन कंसेंट इनको देना पड़ता है। तो प्रमोटर का ये फंक्शन है कि इन लोगों को पहले तो फिक्स करे कि कौन लोग साइन करेंगे, उनसे एक रिटन कंसेंट भी लिया जाता है कि जो लोग इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करेंगे वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनते हैं। ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हु आर द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो आपको आंसर करना होगा द पर्सन्स और द इंडिविजुअल्स हु साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो ये फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं इनको एक क्वालिफिकेशन शेयर्स भी खरीदने होते हैं। अब कहोगे सर क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होता है? क्वालिफिकेशन शेयर्स इज द नंबर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच ए पर्सन नीड टू परचेज और सब्सक्राइब टू बिकम ए डायरेक्टर। किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए उस पर्सन को कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने होते हैं, उनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं। तो अभी हम दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं कि जो सिग्नेचरीज होते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, वो कौन डिसाइड करता है?
प्रमोटर ने 7 लोगों को तैयार कर लिया, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हम शॉर्ट में MOA भी कहते हैं, ठीक है। जो MOA पे साइन करेंगे उन लोगों को तैयार कर लिया। प्रमोटर को उन लोगों से रिटर्न एक कंसेंट भी लेना होता है। क्या कंसेंट? वो लिख कर देते हैं कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे और मिनिमम जो शेयर्स हमें खरीदने होते हैं टू बिकम अ डायरेक्टर, जिनको हम क्वालिफिकेशन शेयर्स कहते हैं, वो भी हम खरीदेंगे। तो ऐसा लिख कर इनसे लेना होता है। तो ये होता है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये भी काम हो गया, चलो सिग्नेचरीज भी हो गई। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोटर का, वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल में हम कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे बैंकर्स। हमारा बैंकर कौन होगा? जो हमारी फाइनेंशियल डीलिंग संभालेगा। वैसे ही होता है ब्रोकर। ब्रोकर मीन्स जो हमारे शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उन्हें बेचने में हेल्प करेगा, फाइनेंस कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। वैसे ही अंडर राइटर भी होता है। ये अंडर राइटर क्या है, ये हम ना डिस्कस करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन में, ब्रोकर वगैरह ये सब। तो अभी इतना समझ लो, इनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। वैसे ही कंपनी का सॉलिसिटर कौन होगा? सॉलिसिटर का मतलब होता है एक तरीके से लॉयर, एडवोकेट, जो लीगल डीलिंग्स को हैंडल करेगा। यानी कि कंपनी को अगर किसी को लीगली सूट करना है, सू करना है, या कंपनी के खिलाफ किसी ने केस कर दिया है, तो जो उसकी लीगल यानी कि कोर्ट के जो काम काज संभालेगा उसको बोलेंगे सॉलिसिटर। तो ये भी कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर को, क्योंकि अभी तो कंपनी कुछ बनी नहीं है, उसके पास तो कोई कॉमन सील भी नहीं हुई, अभी कुछ नहीं है कंपनी को, अभी कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है कंपनी के पास। तो ये सारे काम अभी कंपनी के बिहाफ पर कौन करता है? प्रमोटर। नो डाउट प्रमोटर उनके लिए क्या करता है? एक फीस चार्ज करता है कंपनी से। फिर है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें बनाना बहुत ज़रूरी है, उनके बिना हम कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो उनमें एक तो यही आ गया प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये इसका जूनियर होता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल होता है और ये इंटरनल मैनेजमेंट। ये एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए होता है और ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स क्या है। वैसे होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मैंने भी बताया था आपको पिछली वीडियो में क्या होता है। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट which is an invitation to the general public to subscribe the securities of the company। कंपनी के शेयर्स लोग खरीदें, इसके लिए कंपनी एक आमंत्रण पत्र छपवाती है, जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आते हैं हमारे, ये सिंपल है, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब जो है लिटरली होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कंपनी का सॉरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज थी प्रमोशन, सेकंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड स्टेज पर आते हैं। सेकंड स्टेज में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है? एक तो ये MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमें किसके पास जमा कराना होता है? ROC के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल कराने होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। फिर हमें ये भी बताना होता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनका क्या नाम है, उनका क्या रेसिडेंशियल एड्रेस है, कंपनी का बिजनेस जो होगा उसका ऑफिस कहाँ होगा, ऑफिस से अलग अगर कोई एड्रेस है तो वो क्या है वो भी हमें बताना होगा, कंपनी का क्या नाम है वो भी हमें बताना होगा, कंपनी किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमें फाइल करानी होती है किसके पास? ROC के पास। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस। खाली रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से या उसको फाइल कर देने से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अमाउंट कितना होगा, कितनी फीस होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जितनी ज़्यादा कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे उतनी ज़्यादा फीस होगी, यानी कि जितना बड़ा बिजनेस होगा फीस भी उतनी ज़्यादा होगी। रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो सारे जो हमने डॉक्यूमेंट्स उनके पास जमा कराए उन सबको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद इफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज सेटिस्फाइड देन
he or she will issue the certificate of incorporation, certificate of incorporation। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एग्जामिन करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है इसका? इसका इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसका इफेक्ट ये होता है कि कंपनी गेन्स द लीगल स्टेटस। कंपनी क्या गेन कर लेती है? लीगल स्टेटस गेन कर लेती है। मींस ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है क्या होता है? कॉन्क्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। ये एक प्रमाण है कि कंपनी जो है वो बन चुकी है, कंपनी का ये नाम है और लीगली ये अब एग्जिस्ट करती है। इसकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि ये एक कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस बन चुका है। ठीक है, तो लीगल स्टेटस हो जाता है, यानी कि फिर इसके बाद कंपनी प्रमोटर के नाम से नहीं जानी जाएगी, कंपनी अपने खुद के नाम से जानी जाएगी। तो ये इसका लीगल स्टेटस है। इसके बाद कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकती है, अपने नाम से किसी के खिलाफ केस कर सकती है। ठीक है, अपने नाम की एक स्टैम्प भी बनवा सकती है, सारे डॉक्यूमेंट्स पर वो स्टैम्प जो है वो अफिक्स कर सकती है। तो ये सारे पावर्स फिर कंपनी के पास आ जाती है। ठीक है, अब इसमें एक केस स्टडी आती है बच्चे, वो याद रखना हमेशा, कई बार एग्जाम्स में आती है कि सपोज करो कोई डेट है, मान लो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पे डेट डली है, जैसे आज की हम डेट डाल देते हैं 8 जून, ये डली है डेट। ठीक है, लेकिन ये सर्टिफिकेट कंपनी को मिला 12 जून को। ठीक है, बात आई समझ में? सर्टिफिकेट जो है उस पे डेट 8 जून की, लेकिन वो इशू हुआ 12 को, कंपनी को 12 जून को मिला है। और कंपनी ने अगर मान लो 10 जून को कोई डील फाइनल की है, ठीक है, कोई डील कर दी है, तो क्या वो डील लीगल मानी जाएगी या इलीगल मानी जाएगी? ठीक है, लीगली वायबल होगी या नॉन वायबल होगी? तो ये केस स्टडी आ जाती है। तो बच्चे हमेशा याद रखना, ये तो वही बात हुई कि जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म बर्थ उसका 8 जून को हुआ, बट कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से घर वो 12 जून को आया, तो क्या हम उसका डेट ऑफ बर्थ 12 जून मानेंगे या 8 जून मानेंगे? नेचुरल सी बात है, उसका तो जन्म 8 तारीख को हो चुका है, तो वैसे ही कंपनी का जन्म कब हो चुका है? जिस दिन की डेट उनके सर्टिफिकेट पर लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, तो 8 जून उस पर लिखी हुई है, इसका मतलब उसका जन्म 8 तारीख को ही हो चुका है। उसके बाद फिर वो कंपनी अपने नाम से कोई भी डीलिंग कर सकती है, तो ये डीलिंग जो है वो लीगल मानी जाएगी बच्चे। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, तो ये जो मैंने आपको बताया, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसको हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बर्थ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ ऑफ कंपनी। कंपनी का ये बर्थ सर्टिफिकेट है, क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और कंपनी एक बार अगर क्रिएट हो जाए, यानी कि कंपनी क्या है? क्रिएशन ऑफ लॉ है, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि मेमोरेंडम पर जिन्होंने साइन किए थे वो क्या हैं? वो फर्जी थे, तब भी कंपनी तो लीगली बन चुकी है। ठीक है, कंपनी जो है वो लीगली बन चुकी है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार अगर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए तो कंपनी लीगली स्टेटस में आ जाती है, लीगली एग्जिस्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी इनकॉर्पोरेशन स्टेज। थर्ड स्टेज जो है वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन की है, मतलब हमने ये सारी फॉर्मेशन भी कर ली, ठीक है, नेम अप्रूवल भी ले लिया, हमें पता है बिजनेस आइडिया जो है पॉसिबल है, हो जाएगा। हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाकर उस पर साइन वाइन करवा लिए, हमने सारे लोगों को अपॉइंट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स जो बनाने थे वो बनाकर जमा भी करवा दिए, फीस वगैरह रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो चुका है, हमें और सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? पैसा, मनी, क्योंकि बिना पैसे के तो हम काम नहीं कर सकते। तो इसमें 2 केस होते हैं बेटा, 2 तरीके की कंपनी होती हैं, एक तो होता है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक लिमिटेड।
एक प्राइवेट लिमिटेड होती है और एक पब्लिक लिमिटेड होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, नाम से पता चल रहा है प्राइवेट, निजी होती है, तो प्राइवेट कंपनी ऑलवेज अरेंज द फाइनेंस फ्रॉम पर्सनल सोर्सेज, फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज, ठीक है, जैसे उनके रिलेटिव, फ्रेंड या अपनी पर्सनल सेविंग से वो लेती है। प्राइवेट कंपनी नेवर इशूज द शेयर्स, प्राइवेट कंपनी कभी शेयर इशू नहीं करती। अब ये क्या है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि कोई हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करे, खरीदे। अब प्राइवेट कंपनी तो बेचेगी नहीं, तो खरीदेगा कौन? तो प्राइवेट कंपनी कभी भी कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाली स्टेज में जाती नहीं है। प्राइवेट कंपनी हमेशा सेकंड स्टेज यानी कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि वो फाइनेंस अपने आप देखेगी। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो होता है उसे ये पूरी जो प्रोसेस है पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और कि जो ये प्राइवेट कंपनी है, अगर ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं करती तो फिर ये प्रोस्पेक्टस भी नहीं छापती होंगी। बिल्कुल सही, प्रोस्पेक्टस ये कभी इशू नहीं करती। तो प्रोस्पेक्टस की जगह एक पेपर पर लिखकर ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक पेपर जमा करते हैं। किसके स्थान पर? प्रोस्पेक्टस के स्थान पर। उस पेपर को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ, सॉरी, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या होता है बच्चे? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या है, एक डिटेल्ड बता देते हैं कितनी कैपिटल होगी, ये सब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ये कैपिटल हम पर्सनल सोर्सेज से अरेंज करेंगे। तो प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं छापती। प्राइवेट कंपनी क्या इशू करती है? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के स्थान पर एक स्टेटमेंट बनाकर हम आरओसी को दे देते हैं, क्योंकि हमें शेयर तो इशू करना ही नहीं। लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं होता। पब्लिक में तो पूरा ही जो है वो प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, उसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो है सेबी अप्रूवल या अप्रूवल फ्रॉम सेबी। अब ये सेबी क्या है? सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है बच्चे? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब जो ये सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज का मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए। तो इस तरीके की जो सिक्योरिटीज़ हैं, उन सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है कौन? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो, जिस मार्केट में शेयर्स को बेचा और खरीदा जाए, इस स्टेज पर हम इतना ही समझ लेते हैं, जिस मार्केट में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाए उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? उस मार्केट को हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, मेनली कैपिटल मार्केट होता है। तो उस कैपिटल मार्केट के क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, नियम कायदे कानून क्या होंगे, उनको कौन बनाता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन नियमों को कौन बनाता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसके लिए बनाता है? किसके लिए बनाता है? उन कंपनीज के लिए बनाता है जो अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, शेयर्स को इशू करती हैं। क्यों? ताकि जो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, जिनको हम इन्वेस्टर कहते हैं, उनके इंटरेस्ट यानी कि उनके हित को प्रमोट किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके। उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, उनका पैसा जो है डूब ना जाए या उनको कोई ठग ना ले। इसके लिए सेबी जो है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। वो फंक्शंस अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ने, बस इतना समझ लो कि स्टॉक मार्केट को सही से चलाने के लिए उसमें कोई गड़बड़ ना हो, धांधलेबाजी ना हो, कोई फ्रॉड स्कैम्स ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित कौन करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जब भी कोई कंपनी कैपिटल अरेंज करेगी, कहाँ से? कैपिटल मार्केट से पैसा कलेक्ट करेगी शेयर्स बेचकर, तो अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से। अगर सेबी कहता है यस यू कैन अरेंज और यू कैन बोरो द मनी फ्रॉम कैपिटल मार्केट बाय द वे ऑफ इशूइंग शेयर्स, शेयर इशू करके पैसा ले सकते हो, तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कंपनी की पहले फाइनेंशियल साउंडनेस को देखा जाता है, ठीक है। कि कंपनी कोई
कोई फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी के पास एक फाइनेंशियल बेस है कि कंपनी इन पैसे को लोगों से कलेक्ट करने के बाद वापस से पे कर पाएगी। कंपनी ऐसी तो नहीं है कि किसी मतलब लोगों से पैसा लेकर भाग जाए, ठीक है। तो इस तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्रॉड्स होती हैं, स्कैम्स होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है इन्वेस्टर्स का, उस चीज़ को रोकने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए। तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस और फॉर्मेलिटीज़ को जो कंपनी फुलफिल करती है उन्हीं को सेबी से अप्रूवल मिलता है, ठीक है बच्चे। तो सेबी से जिसको अप्रूवल मिल जाएगा वही कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। तो अब समझ में आ गया ना कि सेबी अप्रूवल क्या है। हमें अगर कोई शेयर इशू करना है, नई कंपनी है या पुरानी भी है, तो सेबी से अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि सेबी ये चाहता है कि किसी भी इन्वेस्टर जो उन शेयर्स को खरीदेगा उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो कंपनी इशू कर रही है उसको देख लेते हैं कि सही कंपनी है, ठगने वाली तो नहीं है। तो ये सब देखने के बाद ही कंपनी को सेबी अप्रूवल रिसीव होता है, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो प्रोस्पेक्टस या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या मैंने भी बताया, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है विच इज एन इनविटेशन, एक आमंत्रण पत्र है किसको, जो भी हमारे प्रपोज्ड या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर हम होंगे या इन्वेस्टर जो चाहते हैं हमारे शेयर्स खरीदना, हम उनको इनवाइट कर देते हैं कि हम इतने शेयर बेच रहे हैं, इस डेट तक हम जो है शेयर्स की एप्लीकेशंस मांग रहे हैं, इस डेट तक लास्ट डेट ये है, जो नॉर्मली 120 डेज होती है, जैसे मैंने आज प्रोस्पेक्टस इशू किया, इसके 120 दिन तक, ठीक है, 4 महीने तक शेयर की एप्लीकेशंस मेरे को मिलेंगी। तो प्रोस्पेक्टस एक क्या होता है, इनविटेशन होता है। अब ये इनविटेशन में सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे शादी का कार्ड होता है उसमें हम ये भी बताते हैं कि वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर जो है ये फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, बारात कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, ये सब डिटेल्स, किस बजे डिनर होगा, कितने बजे जो है ब्रेकफास्ट होगा, विदाई कब होगी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वी हैव टू give in that invitation card like this like that. In prospectus also company need to provide all the detailed information to the investors regarding the objectives, क्या objective है, इसका रीज़न क्या है, या what is the goal behind the existence of the company, कंपनी क्यों हमने फॉर्म की है, कौन सा बिजनेस हम करेंगे, ठीक है, कितने स्केल पर करेंगे, कितने शेयर्स हम लोगों को बेचेंगे, कितनी कैपिटल हम लगाएंगे, हमारे फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएटर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं किससे हमें लोन लिया है, कितना हम लोन लेंगे, सारी ये जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, कौन इसके डायरेक्टर्स है, प्रमोटर कौन है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम किस में देते हैं, प्रोस्पेक्टस में। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं करती, वो अपने पर्सनल सोर्स से ही पैसा कलेक्ट कर लेती हैं। तो पर्सनल सोर्स से ही पैसा कलेक्ट कर देती तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, फिर वो क्या इशू करती है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन द सेम वे इफ द पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो वेरी मच कॉन्फिडेंट, उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक कंपनी अपने पर्सनल सोर्सेज से ही पैसा कलेक्ट कर लेगी जैसे प्राइवेट करती है, अगर पब्लिक कंपनी भी ऐसा सोचती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई वो प्राइवेट सोर्सेज से या पर्सनल सोर्सेज से पैसा कलेक्ट कर लेगी, फिर वो भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, फिर वो क्या इशू करती है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, या फिर हम कह सकते हैं कि अंडरराइटर। बैंकर आप सबको पता है आजकल जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, सारा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट की जाती हैं। तो मुझे अगर कोई शेयर खरीदनी है तो मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन अप्लाई कर दूँगा, लेकिन अप्लाई करने के साथ साथ मुझे एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होती है। तो एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन में अगर पे करता हूँ तो कहाँ जाएगी, किसी बैंक अकाउंट में जाएगी ना। वो बैंक अकाउंट कौन मैनेज करेगा, बैंकर। तो कंपनी अपॉइंट कर देती है बैंकर को, जो इनकी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगी और एप्लीकेशंस को भी रिसीव करेगी, ठीक है। तो बैंकर का काम ये हो गया। ब्रोकर कौन होते हैं, ये एजेंट होते हैं या बिचौली होते हैं जो हेल्प कराते हैं, जो लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को इंड्यूस करते हैं कि आइए ये शेयर्स खरीद लीजिए सर, ये फ़ायदा है। आते भी है, कई बार फ़ोन कॉल्स भी आते हैं आपको या आपके पेरेंट्स को।
तो ये हेल्प करते हैं कंपनी के शेयर्स को बेच पाने में। ये होते हैं ब्रोकर। ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं किससे, कंपनी से। इसके बाद है अंडरराइटर्स। अब ये अंडरराइटर क्या है, अंडरराइटर भी ब्रोकर की तरह होते हैं, लेकिन कई बार ना कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, उसे लगता है यार मैं ये सारे शेयर्स नहीं बेच पाऊंगी। तो अगर वो सारे शेयर्स नहीं बेच पाती है या उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सारे शेयर्स वो बेच देगी, तो किसको अपॉइंट कर देती है, अंडरराइटर को। अंडरराइटर को अपॉइंट करने से क्या फायदा होता है, अंडरराइटर को अपॉइंट करने से ये बेनिफिट होता है कि जो हमारी कंपनी होती है, अगर उसे लगता है कि ये सारे शेयर्स वो नहीं बेच पाएगी, तो अंडरराइटर क्या करता है, अंडरराइटर सारे शेयर्स कंपनी से खरीद लेता है। ठीक है, सारे शेयर्स खरीदना डायरेक्टली नहीं खरीदता है, वो कहता है कि जितने शेयर्स पब्लिक खरीद लेगी वेल एंड गुड, जो रह जाएंगे वो मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो अंडरराइटर का यही होता है। ब्रोकर बचे हुए शेयर्स नहीं खरीदेगा, जितने बेच देगा उन पे कमीशन ले लेगा और बस। लेकिन अंडरराइटर क्या करेगा, पहले तो ये कोशिश करेगा कि सारे शेयर्स कंपनी के पब्लिक ही खरीद ले, लेकिन जो अनसोल्ड रह जाएंगे, अनसब्सक्राइब रह जाएंगे, वो फिर कौन खरीद लेता है, अंडरराइटर। बाद में बेचता रहेगा हायर प्राइसेस पर, एज द केस में भी। तो इनका अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि पैसा तभी आएगा। फिर इसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि 12th में भी बड़ी काम आने वाली चीज़ है। शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट जब आप पढ़ोगे तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है वो टोटल इशू का 90% होता है, विच मस्ट बी सब्सक्राइब विद इन द 120 days ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिस दिन मैंने प्रोस्पेक्टस इशू किया उस दिन के 120 दिन के अंदर अंदर मिनिमम 90% ऑफ द टोटल इशू। 90% ऑफ टोटल इशू को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो मेरे को 10,000 शेयर्स इशू करने, कितने, 10,000 शेयर्स इशू करने, तो इसका 90% कितना हो जाएगा बच्चे, इसका 90% हो जाएगा 9,000। तो 9,000 शेयर्स 120 दिन के अंदर अंदर जो है लोग खरीद ले। अब कहोगे सर ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर 90% शेयर्स भी कंपनी लोगों को नहीं बेच पाती है तो 120 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 90% में लिख देता हूं इन 120 days, 120 दिन के अंदर अगर 90% शेयर्स नहीं बेच पाई तो कंपनी को नेक्स्ट 10 days में, 120 दिन के बाद जो अगले 10 दिन होंगे, वो सारा पैसा जो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी के रूप में लोगों से लिया है रिटर्न करना होगा। ठीक है, 120 डेज के अंदर अगर 90% शेयर्स कंपनी नहीं बेच पाती है तो जितने भी शेयर्स बेचे नहीं, एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, एप्लीकेशन के साथ हमें एप्लीकेशन मनी भी देनी होती है, तो वो जो मनी कंपनी के पास आई है वो कंपनी को नेक्स्ट 10 डेज में, यानी कि 130 दिन प्रोस्पेक्टस इशू करने से 130 दिन के अंदर वो पैसा वापस करना होगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के खतरे से बचने के लिए कंपनी अंडरराइटर को अपॉइंट कर देती है कि भैया अगर हमसे 90% शेयर्स नहीं बेचे गए तो सारा पैसा वापस करना होगा। इसीलिए फिर अंडरराइटर को अपॉइंट कर देते हैं कि अगर 90% नहीं बेच पाएंगे हम तो बाकी के सारे शेयर्स कौन खरीद लेगा, अंडरराइटर खरीद लेगा, तो हम जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो फॉर्मेलिटी है इससे बच जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसमें एक और पॉइंट है कि अगर नेक्स्ट 10 डेज के अंदर 120 दिन के बाद जो अगले 10 दिन होंगे, अगर हमें पैसा रिटर्न करना होगा और हम उस 10 दिन में रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो इंटरेस्ट ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। 10 दिन के बाद ब्याज भी लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज ये भी ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो बच्चे, हमने शेयर इशू कर दिए। मान लो एक कोई कंपनी है, सपोज करो रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और उनमें से कुछ शेयर्स मैंने खरीद लिए। ठीक है, अब मैंने तो खरीद लिए यार शेयर्स, अब मेरे को लग रहा है यार मैंने गलत डिसीजन लिया, रिलायंस के शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, तो वहाँ मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा क्या, उन शेयर्स को बेचना चाहूँगा ना, बट उन शेयर्स को खरीदेगा कौन,
मुझे खरीदार नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो फंस गया ना, मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया, फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इस चीज से बचने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा है, और कंपनीज एक्ट में भी लिखा है कि भाई आप लोगों को शेयर बेचने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन दोगे। अब ये एप्लीकेशन क्यों दी जाती है? पहले स्टॉक एक्सचेंज समझो वो क्या है। स्टॉक एक्सचेंज बेटा ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं शेयर्स के और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं शेयर्स के। ठीक है, इंडिया में ऐसे मोर देन 29 स्टॉक एक्सचेंज वर्किंग है। ठीक है, इनके एग्जांपल जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनको हम दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं, या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज न्यू दिल्ली। तो ऐसे टोटल मोर देन 29 स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक्टिव है इंडिया में। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन का देने का क्या मकसद होता है? वो ये कि कंपनी कहती है कि हम ये शेयर्स जो है इशू कर रहे हैं, और ये शेयर्स आप अपने स्टॉक एक्सचेंज पर जो है बेचना। तो उसके लिए उस बेचने को कहते हैं लिस्टिंग ऑफ शेयर्स। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि अगर शेयर्स लिस्टेड होंगे किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, तभी उस स्टॉक एक्सचेंज पर वो खरीदे और बेचे जाएंगे। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होती उनको कोई भी नहीं खरीद बेच सकता है, तो लिस्टेड करवाना उनको ज़रूरी है। जब यहाँ से एक अप्रूवल मिल जाएगा कि ये सिक्योरिटीज लिस्ट हो गई हैं, उसके बाद ही कंपनी जो है शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है, यानी कंपनी शेयर्स देना शुरू कर सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो, अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि मैंने शेयर्स इशू करने, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई। अब एप्लीकेशन आई, उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन मनी भी दी। अब मैं उनको क्या दूंगा? शेयर सर्टिफिकेट दूंगा, शेयर्स दूंगा उनको मैं। उन शेयर्स को देने को ही बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लेकिन अलॉटमेंट कब करनी होगी? जब मेरे ये शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे, उससे पहले मैं अलॉटमेंट नहीं कर सकता। तो जिस दिन मेरी ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या 120 डेज पूरे हो जाएंगे, उस दिन से 10 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, 10 वीक्स के अंदर अंदर मेरा ये शेयर्स लिस्ट हो जाने चाहिए। कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज पर। और जैसे ही लिस्ट हो जाएंगे, मैं शेयर्स जो लोगों को देना शुरू कर दूंगा, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहाँ अलॉटमेंट जब मैं करूँगा ना, तो मुझे ये अलॉटमेंट जो है वो फाइल करनी होती है, उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट रिटर्न। अलॉटमेंट रिटर्न किसके पास जमा कराना होता है? आरओसी के पास। ये अलॉटमेंट रिटर्न क्या है? अलॉटमेंट रिटर्न का मतलब ये होता है कि मैं ये ब्यौरा दूंगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि मैंने कितने शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, किस पर्सन को बेचे, उसका नाम क्या है, उसका क्या एड्रेस, और उसको कितने शेयर्स दिए। 3 बातें मुझे बतानी होगी: शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर का एड्रेस, और शेयर होल्डर को मैंने कितने शेयर्स दिए हैं। ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आरओसी के पास करवा देता हूँ जमा। ये सारा करने के बाद मेरी कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये तीनों स्टेज होने के बाद, ठीक है, जो 4th स्टेज है, जो नॉर्मली कई बुक्स में आपको मिलेगी, कईयों में नहीं मिलेगी, वो 4th है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मैं आरओसी को ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन फाइल कराऊंगा। उसमें एक तो ये अलॉटमेंट रिटर्न हो जाएगा, उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो फॉर्मेलिटी थी वो मैं पूरी कर चुका हूँ, मेरे को अब किसी का पैसा लौटाना नहीं है, या सारा पैसा जो है जो मैंने कॉल्ड अप किया है वो मिल चुका है, ठीक है, नहीं मैं अप्रूवल भी मिल चुका है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट करवा देता हूँ आरओसी के पास जमा। आरओसी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करता है। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कोई भी पब्लिक कंपनी बिजनेस तभी स्टार्ट करेगी जब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, उससे पहले नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद ही कर देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी कब करती है? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। तो हमारा जो ये फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था
यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें 4 ही स्टेजेस हैं। ये एक बार वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बुक से रीड करना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो ग्रुप में पोस्ट